भी औलाद के लिए अपनी माँ का रोतना तड़पना देखना बहुत ही मुश्किल काम है और मेरा भी ऐसा ही हाल था। ना मैं पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी भी तरह अपनी माँ को पापा के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह पापा को मना नहीं कर सकती थी। पापा तो मेरे सामने मम्मी के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं 6 माही इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने मम्मी पापा को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थे क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उनसे मम्मी और पापा के बारे में बता दिया। तुम्हारे पापा अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? सलोनी ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्की बक्की सी देखने लगी। फिल्म का भरा क्या मकसद था? वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं ना समझ पाई। उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसकी बात पे अटक गई। आखिर सलोनी ने यह सवाल क्यों पूछा था? मैं घर वापस आई तो मम्मी के चचेरे भाई आर्यन अंकल बैठे हुए थे। वो दोपहर को हमारे घर आते थे। मम्मी की बचपन से ही उनसे बहुत दोस्ती थी। मम्मी बताती थी कि वो दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर आर्यन अंकल दुबई चले गए और मम्मी की शादी पापा से हो गई। मम्मी की शादी को 17 साल हो चुके थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था या फिर मैं ही छोटी और नासमझ थी, लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह मम्मी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है। वह मेरी माँ की तकलीफ की वजह है और इसी बात ने मेरे दिल में अपने बाप के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी। आर्यन अंकल से हमारी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और मम्मी से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन मम्मी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। आर्यन अंकल के जाने के बाद मम्मी अक्सर मुझे कहती है कि अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि आर्यन मिलने आता है तो बहुत बुरा होगा। मैंने माँ को दिलासा दिया कि पापा को कैसे पता चलेगा? पापा सुबह काम पर जाते हैं, रात को ही घर आते हैं। मुझे तो आर्यन अंकल बहुत अच्छे लगते हैं। वो हमेशा आते हैं और मम्मी का मूड अच्छा करके जाते हैं। मेरे लिए तो बहुत से सामान लेकर आते हैं। पापा की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। मम्मी न जाने कैसे पापा जैसे जालिम इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही थी। रात में मैंने अपना और मम्मी का बिस्तर लगाया और मम्मी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में पापा मेरे कमरे में आए। मम्मी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। पापा ने उन्हें साथ चलने को कहा तो मम्मी ने दबी दबी आवाज़ों में इनकार किया। मैंने आंख नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि पापा मम्मी से क्या कहते हैं। चल ना कृतिका, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, वादा। पापा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। मम्मी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब हमारी बेटी जवान है, वो सोच सवाल करती है। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी ने धीमी लहजे में पापा को जवाब दिया। पापा ने जबरदस्ती मम्मी को हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेके चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। पापा मम्मी के साथ न जाने क्या करते थे और सलोनी की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन मम्मी वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर बावर्ची खाने में गई। मम्मी थोड़ी ही देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने एक गहरी निगाह मम्मी पर डाली, जिनके बाल बिखरे हुए थे। जिस बात ने मुझे चौंकाया वह मम्मी की कमीज का फटा हुआ आस्तीन था। मम्मी को मेरी नजरों का एहसास हो गया था। वो जल्दी से दुपट्टे को अच्छी तरह लपेट लिया। मेरे सामने ही मम्मी ने सुबह सही जोड़ा पहना था, लेकिन फिर अचानक ही मम्मी का आस्तीन कैसे फट गया। मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं अभी उठकर पानी पीने आई थी। मम्मी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे मम्मी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी मम्मी की तसल्ली दूं और दिल में आए सारे सवाल के जवाब ले आऊं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। पापा सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई जवान लड़का हो। पापा की आमदनी कम थी, लेकिन पापा हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते। काम पे हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी हो। मैंने उल्टा निगाह अपने बाप पे डाली, जिससे मुझे आज भी नफरत महसूस हो रही थी। पापा के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग मम्मी के फटे हुए आस्तीन की तरफ था। स्कूल से वापसी पर मुझे आर्यन अंकल मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। आर्यन अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है।
तुम इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो? मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने आर्यन अंकल को सारी बात कह दी। मेरी बात सुनकर आर्यन अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाज़ा है कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी माँ को अपने बाप से आज़ादी क्यों नहीं दिलवा देती? कब तक तुम दोनों उनकी जुल्म की चक्की में पीसते रहोगे? आर्यन अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे एडवाइस दी, जिसे सुनकर मेरी होश उड़ गए। मैं पापा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पापा ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। फिर मैं पापा को जालिम कैसे कहती? मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे मम्मी और पापा के दरमियान क्या होता है। आर्यन अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समंदर में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद मुझे पापा की कोई ऐसी बात याद नहीं आई जिससे मैं उन्हें जालिम करार देती, लेकिन मम्मी की तड़प और आंसू पापा को जालिम साबित करते थे। आर्यन अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए और खुद भी अंदर आ गए। मम्मी हम दोनों को देखकर खुश हो गई थी। हमारे लिए फौरन खाना लगा दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और आर्यन अंकल मम्मी के पास बैठे रहे। मुझे नींद नहीं लग रही थी। मैं सारा वक्त आर्यन अंकल की बात को सोचती रही। मम्मी को पापा के कमरे में गए 3 दिन गुजर चुके थे और पिछले 3 दिन से मम्मी मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थी। मम्मी जब मेरे पास रहती थी बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती थी। पापा का रवैया तो हमेशा एक जैसा रहता। जिस दिन वो मम्मी को अपने कमरे में ले जाते उस दिन वो रोजाना से ज्यादा खुश महसूस होते थे। चौथे दिन पापा मम्मी को फिर अपने कमरे में ले गए थे और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदल रही थी। मम्मी जब सुबह पापा के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वह एक पैर जमीन पर घसीट घसीट कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? तो कहने लगी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा 10वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे पापा उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेंगे। मम्मी की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे और पापा के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उसके बाद दोबारा किचन से बाहर न आई। मैं मम्मी को नाश्ता देने के बाद पापा के पास गई। उन्हें नाश्ता दिया तो पापा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। पापा के लहजे में इतना शहद था कि मैं पापा की इस दोगली तबीयत पर हैरान रह गई थी। पापा किसी तरह के सख्त जालिम नजर नहीं आते थे, बल्कि मम्मी की हालत चीख चीख कर पापा के जुल्म की दास्तां सुनाती थी। मैं पापा को नाश्ता देने गई तो पापा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने पापा से कहा कि मुझे मम्मी के बगैर नींद नहीं आती और वो मम्मी को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करे। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुराने लगे। कहने लगे कि मैं तो कभी कभी तुम्हारी माँ को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तुम्हारी माँ पे हक है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पापा की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा था, क्योंकि उनकी मोहब्बत की नजरें में आए दिन में देखा करती थी। लेकिन पापा से कुछ बोलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई। स्कूल में टीचर पढ़ाते हुए हमें समझा रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है और इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात ने मेरे दिमाग की एक और खिड़की खोल दी थी। मैंने सोच लिया था कि पापा का पूरा सच जान के रहूंगी।